अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक स्पेशल और मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, हुकूमतें बदलती रही हैं, फोटो सेशन होते रहे, मगर सैलाब को मैनेज कैसे करना है उस पर काम नहीं किया गया। वार्निंग थी मगर तैयारी नहीं थी, वादे हैं मगर जवाब नहीं है। पानी आया और जानवर, घर, फसलें, ख्वाब, खुशियां और उम्मीदें सब मिलिया मेट हो गईं। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू होने से नदी नाले बिफर चुके हैं। नशीबी इलाकों और आबादियों में पानी दाखिल होने से सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ चुकी हैं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तरबेला डैम 100 और मंगला डैम 81% तक भर चुका है। दरियाए रावी में बल्लोकी और दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब भी बताया गया, जिससे मुतादिद देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। जबकि उसके अलावा जो तलवार के और दीगर इलाके जो हैं वहाँ पर भी देहात को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। चिन्नूट, ब्रिज, रावी, साइफन और शादरा पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मौजूद है। इस हवाले से बार बार ये बताया गया कि जो है इंतजामिया है वो फील्ड में मौजूद है, काम कर रही है, लेकिन फिलहाल जो देहात में रहने वाले लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना जरूर है। उधर गुड्डू, खानकी, कादराबाद और जस्सर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब भी बताया गया, जबकि सक्खर, कोटरी, मराला और हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। जहलम शहर और गिरदोनवा में बारिश से नदी नाले बिफर चुके और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। उधर DGPDM में पंजाब इरफान अली काटिया के मुताबिक भारत में बंद टूटने के सबब दरियाए सतलुज में कसूर के मकाम पर 1955 के बाद तारीख का सबसे बड़ा पानी आया है। इस वक्त कसूर शहर को बचाने का चैलेंज भी दरपेश है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर चीन के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां वो शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे और पाकिस्तान के खिते में अमन की कोशिशों, इलाकाई रवाबित में इजाफे और खिते की अवाम की तरक्की के फ़रोग़ के हवाले से बात भी करेंगे। जबकि चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली क्यांग से भी मुलाकात मुतवक्के और फौजी परेड में दीगर आलमी रहनुमाओं के हमरा शिरकत भी करेंगे। इस सारी सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट में मौजूद होंगे, जिनमें नगवाना हाशमी हैं, साबिक सफ़ीर हैं, साबिक DG माहौलियात जावेद अली और डॉक्टर शुएब जो कि माहिर आबी उमूर हैं। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम नगवाना हाशमी साहबा की तरफ जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि इस वक्त जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो चाइना के दौरे पर हैं, लेकिन हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, मुतादिद देहात डूब चुके हैं, लोगों की जानें और इमलाक जो हैं वो भी ज़ाया हो चुके हैं। तो क्या कहेंगी कि ये कितना अहम दौरा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक ऐसी सूरत हाल के अंदर कर रहे हैं जब पाकिस्तान के अंदर भी एक टेंस सिचुएशन है? बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखें, ये हर लिहाज से एक निहायत इम्पॉर्टेंट समिट है। ये 25th समिट है और ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे हो रही है जब पूरे रीजन और पूरी दुनिया स्टेट ऑफ फ्लक्स में है। और ख़ास तौर पे ये इस वक्त चाइना की प्रेसिडेंसी में हो रही है और शायद बहुत अरसे अब चाइना को इसकी प्रेसिडेंसी दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है। और ये ऐसे वक्त पे हो रही है जब चीन और रूस की अब स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया है और इंडिया भी बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा है। ख़ास तौर पे जो हमारा और इंडिया का 4 दिन का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें बहुत सारी मिथ्स जो हैं वो ब्रेक हो गई हैं, जिसकी वजह से खित्ते में एक नया जो है वो रुझान शुरू हो गया है। उसे एक नई किस्म की एनवायरनमेंट का अब सामना है जिसमें पाकिस्तान का इस वक्त अपर हैंड है। और हमने बिल्कुल ये साबित कर दिया है कि जी यहाँ इस खित्ते में इंडिया तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो नहीं सकता और पूरी दुनिया अब ये जो गलत फहमी का शिकार है वो उसको दुरुस्त कर ले। जी बिल्कुल, वो और इसमें कोई दो राय नहीं है। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से चीन ने हमारा साथ दिया इस 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में, तो कोई भी इबाहम दुनिया के जहन में अब नहीं रहा कि चाइना और पाकिस्तान की जो फ्रेंडशिप है वो कितनी डीप और कितनी इंटीग्रेटेड है और वो टाइम टेस्टेड है और वो उसको उस फ्रेंडशिप के रास्ते से हटाना शायद मुमकिन नहीं है और लोगों ने उसको एज अ रियलिटी अब एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो मोदी भी काफी अरसे के बाद, वज़ीर आज़म मोदी भी काफी अरसे के बाद चाइना का दौरा कर रहे हैं। मैं उसी तरफ आ रही हूँ। तो मोदी एज अ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज लीडर जा रहे हैं, इसलिए कि इंटरनली भी बहुत कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। जो 3rd इलेक्शन में उन्हें उस तरह
ना वोट मिले ना सीटें मिली जैसे पहली दो दफा थी। तो इंटरनली भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, एक्सटर्नली भी बहुत आइसोलेटेड और कॉम्प्रोमाइज्ड है इस वक्त वो। यू कांट से कि जी इंडिया कोई खत्म हो गया है, नहीं, इंडिया खत्म नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट और कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में जा रहा है। हमारी सिचुएशन बेहतर है और मेरे ख्याल से चीन के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है, बिकॉज चीन चाहेगा कि वो दुनिया को बताए कि ये एससीओ ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया का 50% पॉपुलेशन है, 40% ऑफ जीडीपी है, ये अब फुल सर्कल पे आ गई है और इसकी टेक ऑफ स्टेज आ गई है और अब ये अपने ककून से बाहर निकले और अपने पर फैला के जो एक राइटफुल प्लेस है एज अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन अ ह्यूज एरिया, वो अपना राइटफुल प्लेस ले। तो चीन की जाहिर सी बात है ये ख्वाहिश होगी कि जो इसके मेंबरान हैं उनके जो अपने अपने डिफरेंसेस हैं या जो उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और उन्हें एज एन एससीओ हमने देखा है कि हालिया दिनों वहाँ के वज़ीर दाखिला ने भी जब मुलाकात की और उसके बाद उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी बात की है, तो पहली दफ़ा देखा है कि भारत जो है वो उसने चाइना के साथ बैठकर टेबल पर बात करने के हवाले से वो रजामंद हुआ और ख़ुद उसको दोहराया है। जी बिल्कुल, देखें ये बड़ा पुराना इनका 70 साल से चल रहा है बॉर्डर डायलॉग जो है, ये हर साल इनकी मीटिंग्स होती रहती हैं। जब हालात बहुत डोलकम और उसके बाद रुक गए थे बॉर्डर टॉक्स, अब दोबारा शुरू हो गए हैं। तो लेकिन इस वक्त इंडिया को तो ये बात बहुत खुल के समझ आ गई है कि उनका कोई मुकाबला नहीं है चीन के साथ, और खास तौर पे ये जो चीन, पाकिस्तान, रशिया का अब एक ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन भी बढ़ रही है और साथ ईरान भी जो है जिस कदर का डिसअपॉइंटेड है अब इंडिया से, तो इंडिया का मैंने कहा ना बड़ी कॉम्प्रोमाइज सी पोजीशन है इसमें। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारा वहां मौजूद होना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इसमें कोई 26 मुल्कों से देखें और अपार्ट फ्रॉम दी एससीओ मेंबर्स, इसमें एससीओ की जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेड्स भी आ रहे हैं, दूसरे ममालिक से भी सदूर आ रहे हैं जो कि वो 40th एनिवर्सरी ऑफ जापानीज सरेंडर को सेलिब्रेट करने के लिए दो बहुत बड़े इवेंट्स हो रहे हैं और उसमें हमारी मुलाकातें खास तौर पे जबकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपना डायरेक्शन सेट कर रही है कि रीजन में क्या हमने करना है और रीजन से आगे किस तरह डील करना है, उसमें इस वक्त कलीदी हैसियत है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान को के आई एग्री विद यू कि बहुत मुश्किल हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर का यहाँ होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन आई थिंक इन द लार्जर नेशनल शुएब साहब की तरफ बहुत जरूरी है कि मैं शुएब साहब की जानिब जाऊंगा। शुएब साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सूरत हाल है, यहाँ पर लोगों की, आप जिस तरह हमारा मीडिया भी बयान कर रहा है, दुनिया लिख भी रही है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बातचीत होती है, पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है लेकिन सज़ा बहुत ज़्यादा मिलती है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के अंदर जो है इजलास के अंदर शिरकत भी कर रहे हैं, 26 ममालिक के और भी रहनुमा मौजूद होंगे, तो कैसे पाकिस्तान जो है और वज़ीर आज़म इस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये कुछ हो रहा है और हमारी इसमें गलती भी नहीं है, हमारी इसके अंदर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं है? मैं दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं अभी बड़ी तवज्जो से आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहा था तो मेरे जहन में ना दो तीन सवाल साथ साथ चल रहे थे, क्योंकि अब मामला जब आता है ना बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी, सिखाई और जो इतने अरसे से मैं पढ़ाता भी रहा हूँ कि वो ये है कि आपका जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो आपका नेशनल इंटरेस्ट है, वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इंटरनली स्ट्रांग नहीं होंगे, आपका जिस्म तवाना नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, उस वक्त तक आप किसी भी एक्सटर्नल एलिमेंट को अपने ऊपर नहीं ले सकते। बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह हमें सर्दियों में गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है जनाब कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कहूँ, जो हमारा इस वक्त क्लाइमेट ने जो करवट ली, जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी आई क्लाइमेट के अंदर, जो तेज़ बारिशें और ये जो क्लाउड बर्स्ट और ये जो बर्फ़ का तेज़ी से पिघलना, ये जो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी आई है क्लाइमेट के अंदर, इस क्लाइमेट की वजह से मैं बहुत
यानी एहतराम के साथ ये कहूंगा कि ये क्लाइमेट अब हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया है। ये हमारा एग्जिस्टेशनल जो हमारा जो है ना इस वक्त हमारा क्राइसिस की सिचुएशन हमारी बनती चली जा रही है। इसलिए कि आप ये देखिए आपके सामने इस वक्त जो कुछ भी हुआ है, आप चारों तरफ नजर दौड़ा के देखें। मैं तो सारी जिंदगी देखिए मैंने वाटर रिसोर्सेज के ऊपर मैंने कालाबाग डैम पे पीएचडी की। मैंने सिर्फ और सिर्फ यही जिंदगी में सीखा और सिखाया कि ये पानी तो रहमत है। ये पानी जहमत कैसे बन गया? ये जहमत इसलिए बन गया जनाब कि आपका वाटर का दुनिया का सबसे बड़ा आपके पास एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर होने के बावजूद, बेतहाशा इदारे होने के बावजूद, उनकी आपस में इंटीग्रेशन ना होने की वजह से पुअर गवर्नेंस हुई और उस पुअर गवर्नेंस का नतीजा ये निकला कि आज आप ताहद निगाह जहां देखते हैं मुल्क में डूबा हुआ नजर आता है। अगर ये डूबा हुआ नजर नहीं आता तो फिर आप ये देखिए कि हमारे साथ क्या था। मार्च अप्रैल में ये सूरत हाल थी कि हम कहत साली की तरफ जा रहे थे। ये या बहुत ज्यादा या बहुत कम या बहुत गंदा, इन तीन इस ट्रायंगल से हम आज तक निकल ही नहीं पाए। मैं आपको एक बात ये बताता चलूं यहाँ पर कि देखिए पानी जो है ना वो पानी दुश्मन नहीं है। ये बात जरा हमें समझनी पड़ेगी मिनहासुल कौम, ये दुश्मन नहीं है। इसका मसला क्या है पानी का? इस पानी का मसला यह है कि सबसे पहले आपके पास पानी को जखीरा करने की सलाहियत होनी चाहिए। आपके शायद इल्म में ये हो या ना हो, मैं तो अब बहुत सारी जगहों पे ये बात कर चुका हूं कि हमारे पास तो 30 डेज की इस वक्त गुंजाइश है, जबकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 1000 डेज पे जा रहा है। हम बात करते हैं ना जी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की, इंडिया के क्राइसिस की, फलां फलां फलां, इधर तो देखें घर में क्या हो रहा है। हमारे पास 30 दिन से ज्यादा पानी की सलाहियत नहीं है कि हम उसको जखीरा कर सकें। फिर अगर हमारे पास जखीरा है तो वो डिसेल्ट करने के लिए तो हमारे पास फिर ये जखीरा बढ़ाएं कैसे? क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो वो फंड है, ना ही पाकिस्तान के पास उस तरह की सलाहियत है। सलाहियत हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास ज़मीन भी होगी, लेकिन आखिरकार पैसा उसके लिए चाहिए और हमारी हुकूमत पहले कहती है कि हमारे पास कुछ नहीं है। देखिए ये हमारा वो लेम एक्सक्यूज है जो हम 1976 के बाद देते हुए आ रहे हैं। जिस वक्त वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम हमें तैयार भी हो गया था एक बड़े डैम के लिए स्पॉन्सर करने के लिए, हमने उसे हमारे वो लोग, मैं उनको कहता हूँ नाआकिबत अंदेश लोग, जो इस मुल्क के दुश्मन थे, उन दुश्मनों ने इस मुल्क के अंदर डैम नहीं बनने दिए। हमें किसी दुनिया के मुल्क से खतरा नहीं है, आप यकीन करें। मैं इस वक्त जब देखता हूँ ना ये सूरत हाल, तो मैं कहता हूँ कि हम अपने पानी में खुद डूब गए हैं, हमें किसी ने नहीं डुबोया। वो दुश्मन ने तो हम पर हमला किया था, हमने उसको जवाब दे दिया। इस दुश्मन का क्या करेंगे ये जो अल्लाह की रहमत को हमने अपना दुश्मन बना लिया। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं जल्दी से आपको रैप अप करके दूं कि असल कहानी इस वक्त क्या चल रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है, हमारे पास पानी जखीरा करने की गुंजाइश नहीं। अगर हम जखीरा करते हैं तो हमारे पास उसको रिचार्ज करने की सलाहियत नहीं है। अगर हम उसको रिचार्ज कर लेते हैं तो जो उसकी एक जुडिशियस किस्म की मुनसिफाना तकसीम है उसका हमारे पास कोई निज़ाम नहीं है। इसलिए कि जो हमने इरसा बनाया, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, जिसका काम ये था कि वो इसकी मुनसिफाना तकसीम पे काम करेगी, उसके अंदर हमने उन लोगों को ला के बिठा दिया, उन सिफारशियों को, उन जो नाअहल लोगों को ला के बिठा दिया, जो सिर्फ आके बात वहां पर इलाकाई तासुब की करते हैं, सूबाई तासुब की बात करते हैं, मुल्क की बात नहीं करते। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान के किसी एक कोने का नुकसान, हमें कब ये बात समझ में आएगी, कब वो हदीस हमें समझ में आएगी कि जिस्म के एक हिस्से का दुख सारे जिस्म का दुख। तो हमारे पास बिल्कुल ठीक है शुएब साहब, क्योंकि अभी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये मसला जो है ये आज से नहीं है। हम पिछले एक दहाई से देख रहे हैं कि जब भी सैलाब आता है पाकिस्तान के अंदर लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचता है, जानवर जो है वो पानी बहाकर ले जाता है, उनकी इमलाक नुकसान जो होते हैं वो उसके अंदर जो घिर जाती हैं, तो लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। मजीद भी इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो दौरे चीन पर हैं और वहाँ पर दीगर ममालिक के सरबराहान भी मौजूद होंगे और वहाँ पर हमारा अज़ली दुश्मन भारत भी जो अभी आबी जारियत भी कर रहा है और पानी भी छोड़ रहा है और उसके अंदर पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। जहाँ पर जो है रेस्क्यू और दीगर इदारे काम कर रहे हैं, वहीं पर बहुत से और भी सवालात हैं और उन सवालात का जवाब भी तलाश करना बड़ा ज़रूरी है। तो डॉक्टर जावेद साहब जो हैं वो साबिक DG माहौलियात हैं, वो भी हमारे साथ ही हैं। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ भी आऊँगा।
जावेद साहब, क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो चाइना में मौजूद हैं, चाइना में वहाँ पर दीगर ममालिक के सरबराहान भी मौजूद होंगे, तो माहौलियात के हवाले से जाहिर सी बात है चाइना हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मामलात के हवाले से बात करता है, तो पाकिस्तान के पास ये मौका है, इस वक्त पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना है, तो पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश कर सकता है। जी जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं, इसलिए कि जो मतलब कि इंटरनेशनल मामला या दो कंट्रीज के बीच में अक्रॉस द बॉर्डर्स उसका इम्पैक्ट है और उसका ताल्लुक है, तो ऐसे इश्यूज को ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि चाइना इत्तफाकन ऐसी जगह ये मुज़ाकरात हो रहे हैं जो आपकी एक फ्रेंडली कंट्री है, आपका फ्रेंडली कंट्री है, जहां पर आपको वैसे ही काफी सपोर्ट है। तो यहाँ पर तो इस वक्त अपने मसाइल उठाने चाहिए, जैसे अभी वो पिछले साहब जो है वो जिक्र कर रहे थे इंडस वाटर ट्रीटी का, तो इंडस वाटर ट्रीटी में जो जिम्मेदारियां हैं अपर राइबेरियन स्टेट और लोअर राइबेरियन स्टेट की, वो उसको मैनेज करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी के अलावा अगर इस प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म निकल आए कि कोई अगर बायलैटरल एग्रीमेंट या बायलैटरल वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई ट्रीटी साइन हुई है, तो उसको ये एक नया इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर क्रिएट किया जाए जो कि इसको रीइंफोर्स करे कि वो उसकी रिस्पेक्ट की जाए और उसके प्रोविजंस को मीट किया जाए। तो ये मसलन मैं आपको इस तरह से मिसाल दे सकता हूं कि जिस तरह आप क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन या क्लाइमेट चेंज की जो ट्रीटी है उसके अंदर आप देखिए कि पहले क्योटो प्रोटोकॉल एक इंस्ट्रूमेंट था, अब जो है पेरिस एग्रीमेंट एक इंस्ट्रूमेंट है। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स को जो UNFCCC का है क्लाइमेट चेंज के अंदर, उसके कंप्लायंस के लिए एक अलहदा ट्रीटी या एक अलहदा एग्रीमेंट बनाया गया और उसमें सबकी जिम्मेदारियां या सबकी वो चीजें बताई गई। तो यहाँ पर पाकिस्तान को ओवरऑल इस प्लेटफॉर्म से इन्वायरमेंटल कंप्लायंस का वो हो, ताकि सारे मुल्कों को वो जो है ना उसके मतलब उन सबकी रेलेवेंस हो इसके अंदर। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक ग्लोबली एक बहुत बड़ा इशू है और रीजनली और बायलैटरली भी इसकी अपनी अपनी सतह पर इसकी अहमियत है। तो ये इस वक्त पाकिस्तान बेहतरीन पोजीशन में है कि वो ये केस प्लीड करे कि इन्वायरमेंट, चूंकि अच्छा हम सबसे हाईली पॉपुलेटेड रीजन है, दुनिया की 3 हिस्सा आबादी जो है वो इसी रीजन में रहती है। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी बका के लिए, यानी जनरल और कॉमन बेनिफिट के लिए सारे मुल्कों को रीजन के जो है वो इकट्ठा होना चाहिए और ऐसा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर तजवीज करें जिसके जरिए सब कंप्लायंस करें ताकि इन्वायरमेंट खराब ना हो, माहौल खराब ना हो, उसी में पानी भी आएगा, उसी में वो एयर पोल्यूशन का भी आएगा। आप देखिए स्मॉग जो है वो ट्रांस बाउंड्री इशू है, स्मॉग का भी जो है ना यानी कि लोगों की जिंदगियां जो है वो बचाई जा सकती हैं एक जो है वो प्लान करके और बातचीत के जरिए। ठीक है, आपका पॉइंट आया है। नवाना साहब आपकी तरफ आऊंगा, तो आपको क्या लगता है, आप चाइना के अंदर भी रही हैं और खिते की जो सियासत है उसको भी समझती हैं, और जिस तरीके से जावेद साहब ने कहा है कि ये एक बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के पास, वो अपना केस भी प्लीड कर सकता है। अब भारत के वज़ीर आज़म भी वहां पर मौजूद हैं, रशियन के जो सरबराह हैं वो भी वहां पर मौजूद होंगे, तो पाकिस्तान के पास आपको लगता है कि ये एक बेहतरीन मौका है चाइनीज को भी जो है अपना केस प्रेजेंट करें और उनको बताएं कि किस तरीके से हमें नुकसान हो रहा है, और फिर इसके अंदर भारत का भी एक क्लीदी किरदार है क्योंकि वो पानी पहले रोकता है, स्टोर करता है और फिर एकदम छोड़ देता है।
देखिए, आई एग्री विद व्हाट जावेद साहब इज सेइंग, बट हैविंग सेड दैट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारी बहुत ही इफेक्टिव पार्टिसिपेशन रही है कॉप्स में, जो क्लाइमेट समिट होती है, और उसमें हमने, पूरी दुनिया ने अब ये एडमिट किया हुआ है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज जिनकी लीस्ट कंट्रीब्यूशन है। और 2010 के सैलाब भी आए, 2022 के सैलाब भी आए, और अब ये 2025 के सैलाब आ रहे हैं, और हर मौके पे हमने पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बावर कराया है, जैसे अब भी करा रहे हैं, कि जी हमारी क्या मुश्किलात हैं, और आई थिंक वो अंडरस्टैंड भी करते हैं। बट इसके साथ साथ हमें जरा थोड़ा सा अपने आप को भी देखना चाहिए, क्योंकि पिछली कॉप में भी आप के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत रीजनेबल अमाउंट जो है वो मुख्तस किया गया था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसका कुछ भी हिस्सा हम यूटिलाइज नहीं कर पाए, इसलिए कि आपने प्रोजेक्ट्स ही नहीं सबमिट किए जिसके अगेंस्ट आपको वो फंड्स मिलते। तो हम अपना होमवर्क अनफॉर्चुनेटली नहीं करते, यानी प्लानिंग का फुकदान भी है, जहां पर हमें कुदरती आफात का सामना रहता है। पॉलिटिकली बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन ये आपको खुद देखिए, चीन आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, आपको पूरी दुनिया के बाकी ममालिक भी हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन आप प्रोजेक्ट्स तो बनाइए ना, आप डिसाइड तो करें कि आपने करना क्या है, तो वो उसके अगेंस्ट आपको कोई फंडिंग रिलीज करेंगे ना। हवा में तो फंडिंग, बजट सपोर्ट तो नहीं मिलेगी ना आपको। तो हमें जरा अपना भी चाहिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, इंटर प्रोविंशियल प्रॉब्लम्स हुई हैं। एक प्रॉमिस कहती है कि जी हम डूब जाएंगे, काला बाग डैम बनाया, तो दूसरी कहती है हम डूब जाएंगे, पूरा पाकिस्तान डूब रहा है। काला बाग डैम होता तो कम से कम कुछ तो बेहतरी हो जाती। दयामीर भाषा डैम और दासू डैम इतना रो के मुश्किल से अब शुरू हुआ है कि डेकेड्स के बाद हमने 50 साल से कोई डैम्स ही नहीं बनाए। तो ये जो चीजें देखें ना, इसमें इंडिया का कसूर है, ना इंडिया ने रोका, ना दुनिया ने रोका, ना दुनिया ने आपको ये कहा कि आप सारे जो आपके आबी गुजरगाहें हैं उनके अंदर आप हाउसिंग सोसाइटीज भी बना लें और रिजॉर्ट्स भी बना ले। तो देखिए, इश्यूज हमारी साइड पे बहुत हैं। पॉलिटिकली दुनिया को बताएं, बड़ा सुनहरी मौका है, दुनिया को पता है, और दुनिया को ये भी पता है कि हम दुनिया भी देख रही है कि यहाँ पर जब दरियाओं के अंदर, उनके पेट के अंदर फोकस ऑन आवर ओन गवर्नेंस। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, दुनिया भी देख रही है कि जब दरियाओं के पेट के अंदर आप हाउसिंग सोसाइटीज बना लेंगे, लोगों के रिजोर्ट्स बचाने के लिए आप ब्रीचेस करेंगे, तो फिर यही होगा। आप रोते हैं, पीटते हैं, बहुत हम सब मेहनत करते हैं, वो आगे फंड्स भी दे देते हैं, आपके पास प्रोजेक्ट ही नहीं है। जावेद साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जब हम देखते हैं कि अगर कोई बात होती है, सैलाब 2022 के अंदर हमने देखा कि तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 30 से 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, रुपए का भी नहीं हुआ, और लोगों की इमलाक का नुकसान हुआ, घर तबाह हो गए, लोगों की जानें चली गई। और फिर जब बात की जाती है कि चिनाब जो है उसके बाद रावी और सतलुज के ऊपर हम कोई वाटर स्टोरेज के लिए कोई जगह मुख्तस कर लें, प्लान कर लें, तो ये हमेशा उज़र पेश किया जाता है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इन दरियाओं के ऊपर कोई जगह नहीं है जहां पर पानी स्टोर कर लिया जाए, ताकि लोगों की आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनको भी महफूज रखा जा सके, और जो अब मौजूद हैं उनको भी महफूज किया जा सके? जी, ये देखिए ना, हर काम हो सकता है, जैसे नगमाना साहिबा ने कहा। और मैं तो खुद चूंकि क्लाइमेट चेंज की नेगोशिएशन का COP 9 से COP 21 तक जो है, जब मैं रिटायर हुआ हूँ गवर्नमेंट से, तो वो उसके बाद मैं जो है ना अब UN हैबिटेट में हूँ, और इत्तफाकन ये अदारा भी इन्हीं चीजों को डील करता है। तो मैंने तो खुद देखा कि पाकिस्तान बहुत एक्टिव है, लेकिन ये कि जो अभी फंडिंग आई थी, अगर फर्ज करें कि COP 28 में मेरे ख्याल में जब वो लॉस एंड डैमेज के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को एलोकेशन हुई, तो ये ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान के लोग तो दुनिया भर में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हैं और मनवा चुके हैं। मतलब ये कि कहीं जो गैप है या वो डिस्कनेक्ट है कि पैसा रखकर और इस्तेमाल नहीं कर सके या प्रपोजल नहीं आया, तो वो ढूंढना चाहिए कि गलती कहां पर हुई। मतलब हम लोगों ने, मेरा अदारा जो अभी है UN हैबिटेट का, मैं कंट्री हेड हूं, हम लोगों ने 2000
2022 में जो सिंध में सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ था, दादू में वो जगह कमानगढ़ कहलाती थी, तो हमने उनका एक क्लाइमेट रिजिलियंट सेटलमेंट प्लान बना के दिया और वो एक नया मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई कि आप घर को बचाने से पहले आबादी को बचाने का बंदोबस्त करें। तो बात ये है कि आप देख लीजिए इस दफा की सारी आबादियां किस बुरी तरह से मुतासिर हो रही थी। तो बात ये है कि प्लानिंग वो प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं अगर जहां पर जिनके पास पैसा है और जो बना सकते हैं उनका आपस में राब्ता अच्छा हो, उनको एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए, एक थिंक टैंक बना दिया पर जाता, सबको इकट्ठा किया जाए ताकि मुल्क के अंदर डैम बनाए जाए, स्टोरेज के लिए जो है जगह मुख्तस की जाए और ताकि लोगों की जिंदगी महफूज रखी जा सके। कोई चीज करने के काबिल ना हो, इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या होगी। ठीक है, बदकिस्मती और क्या होगी। साथ रहिएगा, अभी ब्रेक के बाद वापसेंगे और बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त बुनियादी मसला यही है कि आखिर करेगा कौन। सवालात बहुत हैं, जवाबात देने वाला कोई नहीं। हर दफ़ा मंशूर में ये कह दिया जाता है कि हम आवाम की फलाह के लिए काम करेंगे, आवाम के लिए काम करेंगे। हर दफ़ा जो है सैलाब आता है, लोगों की जानें चली जाती हैं, फ़ोटो सेशन भी होता है और वो जो है पावर पॉइंट की स्लाइड तक महदूद होकर रह जाती हैं। क्यों रह जाती हैं, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि आखिर हमारे यहाँ रिसोर्सेज भी हैं, प्लान भी दे दिया जाता है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। प्लान के हवाले से ही बात करते हैं, क्योंकि शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आबी उमूर के माहिर भी हैं। शुएब साहब, क्या कहेंगे? आपने स्टडी भी की हुई है इस हवाले से, प्रॉपर प्लान भी जाहिर सी बात है तैयार किए होंगे, उनको प्रेजेंट भी किया होगा। बुनियादी मसला कहाँ पर है? हम उस तरफ क्यों नहीं जाते और क्यों नहीं सोचते कि हमने अपनी नस्लों का भी सोचना है और उनकी हिफाजत भी करनी है, ताकि जो आने वाली नस्लें हैं वो महफूज रहें। नहीं तो हर साल सैलाब आएगा, लोगों की इमलाक जो है वो इसी तरह डूब जाएंगी, लोग परेशान हाल होंगे, बेसरो समानी की जिंदगी जो है वो गुजारने पर मजबूर होंगे, सड़कों पर बैठे होंगे। जी, मैं आपको गुजारिश करूं, मुझे मेरी क्लास में मेरे स्टूडेंट्स भी कहा करते थे कि सर, हमें जो सबसे अच्छी बात ये कि आप बड़ा प्रिसाइज करके मुख्तसर जवाब देते हैं और वो बड़ा इफेक्टिव होता है। मैं आपको गुजारिश करूं, ये जो आपने बात प्लानिंग की, हमारे यहाँ प्लानिंग की कमी नहीं है, प्लानर्स भी बहुत सारे हैं, कोई ऐसा कह तो रिजाल नहीं है। हमारे पास जिस चीज की कमी है ना, दो बातें हैं, याद रखिएगा, काम आएंगी आपको और बहुत सारी जगहों पे आपकी सारी गुफ्तगू को सम अप करेंगी। हमारे पास विल की कमी है, हमारे पास नेशनल करैक्टर की कमी है। एक जो नेशनल करैक्टर होता है ना, नेशनलिज्म जो होता है, हम अभी तक अपनी सुबाई, गिरोही, लिसानी और मजहबी जो हमारे जो आपस में फर्क थे, हम उससे उठ के बाहर नेशन बन ही नहीं सके। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि हम किसी सराय में रह रहे हैं कि बस रात गुजारो, आज द कम टपाओ, कल देखी जाएगी। अब आप ये मुझे बताइए, मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूं, आपके साथ दो बहुत एक्सपर्ट बैठे हैं, मैं तो एक तालिब इल्म हूं, मैं सिर्फ ये बता दूं आपको, 68 फ्लड आए हैं पाकिस्तान की 78 ईयर्स की जिंदगी के अंदर, जिसमें से 92 का सुपर फ्लड, फिर उसके बाद जो हमारे पास एंजेलिना जूली भी यहाँ पे विजिट करके गई और उसने जो रिपोर्ट दी थी, वो रिपोर्ट पूरी आंखें खोलने के लिए काफी थी। आज इस आप हाईटेक दौर में बैठ के, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में बैठकर अगर कोई शख्स ये रोना रोता है कि हाय उसके साथ जुल्म हो गया, वो जुल्म हमें सूट करता है। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके सिर्फ और सिर्फ रोते हैं, पीटते हैं कि हम मर गए, हमने क्लाइमेट में कुछ भी नहीं तबाह किया, लेकिन हम तबाह हो गए, हमें किसी ने नहीं डुबोया। मेरी बात आप ऑन रिकॉर्ड रखिएगा, मैं आपके चैनल पे ये बात कर रहा हूँ। अभी डॉक्टर साहब, अभी नवाना साहब अभी बात कर रही थी, लेकिन मैं तो इसको दबंग होकर ये बात करता हूँ कि खबरदार, हमें इस हिंदुस्तान की दुश्मनी से बाहर निकलना चाहिए। हमें डुबोया किसने? हमारे उस बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने डुबोया, जिसने उस सोसाइटी की अप्रूवल दी थी। हमें डुबोया किसने? हमारे उस पॉलिटिशियंस ने डुबोया जो उन सोसाइटियों के मालिक हैं। हमें डुबोया किसने? हमें उन लोगों ने डुबोया जिनकी जमीनें थी, जो सैलाब का पानी अपनी जमीनों में इस्तेमाल करके रिलीफ लेंगे। और उसके बाद जनाबे वाला, वो आपको अभी आप देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप भी आई हैं, मैं भी आई हूं, आप सैलाब के बाद के सूरत हाल में इस वक्त कोई भी एनालाइज नहीं कर रहा। मैं चैनल्स को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ बातें, लेकिन सर पीटने को दिल करता है। कोई इस बात को रियलाइज करने के लिए तैयार नहीं कि अभी सैलाब के बाद आपके साथ क्या होगा, जो आपके ऊपर एक महंगाई का तूफान खड़ा हो जाएगा, जो गंदगी का, गिलाजत का, बीमारियों का तूफान खड़ा हो जाएगा। अभी हमें ये गधे खिला रहे हैं, फिर हमें ये वहां से मरी हुई मुर्गियां खिलाएंगे।
इस वक्त सूरत हाल ये है, मैं आपको बताऊं, हमें कहीं से दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने दुश्मन हैं। मैंने उस दिन भी एक प्रोग्राम में रिक्वेस्ट की है, मैं आज आपके प्रोग्राम में फिर यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट किससे कर रहा हूँ? मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं किससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ? मैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकते ये काम। प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ वो लोग बैठे हुए हैं जिन लोगों ने ठीक है शुएब साहब, आपका पॉइंट आ गया है। जावेद साहब, आखिर में आपकी तरफ आना चाहूंगा, क्या कहेंगे, क्योंकि वो तमाम लोग हैं जो पीते हैं लहू खाक नशीनों का और फिर वो बाद में आते हैं, बयानात देते हैं और घर चले जाते हैं, और बेसरो सवानी की जिंदगी में सिर्फ गरीब होता है जिसको ना खाने को मिलता है ना पीने को मिलता है, और फिर वो बीमारियों के अंदर जिंदगी अपनी जो बचती है वो भी गुजारता है बेचारा। स्ट्रेटजी वो होती है कि अगर कोई एम हो हासिल करने का तो उस पर किस तरह चला जाए, किया जाए। बात हो रही थी थिंक टैंक की, बात हो रही थी किसी किस्म की फोकस्ड ग्रुप बनाने की। सारे के सारे इतने ऐसे तो नहीं है ना कि वो जो है वो एक जनरल मास की बात अगर कही जाए ना, तो वो जो अभी डॉक्टर साहब जिस तरह फरमा रहे थे शुएब साहब, कि वो इनसेंसिटिविटी जो है ठीक है मास स्केल पर हो सकती है, लेकिन जो लोग अगर अपने आप को प्रोफेशनल कहते हैं, अपने आप को एक्सपर्ट्स कहते हैं, अपने आप को और दुनिया भर में जाके दूसरों का मसला हल कर देते हैं, तो अपने मुल्क में कौन सी मोहताजी आ गई कि हम नहीं कर सकते हैं। हर चीज का रास्ता होता है, हर चीज का एक सर रास्ता कौन निकालेगा इस मुल्क के अंदर? इस मुल्क के अंदर जब आफत आती है या तो कह दिया जाता है कि ये कुदरती आफत है, ये सब कुछ हमारी अपनी जो है नालायकी है सर। नहीं मतलब जो रूलिंग इनके 9 इंस्टीट्यूशन है, ये बताए ना वो क्या काम कर रहे हैं, सारे रास्ते बंद करके बैठे हुए हैं ये लोग। जरा शुएब साहब उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। जी, तो ये मैं कह रहा था कि हुकूमत वक्त अभी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, रिसेप्टिव है। वो खुद मतलब ये कि चाह रहे हैं कि ये चीजें हों। तो मैं तो कहूंगा कि ये वक्त है कि एक्सपर्ट्स जो है वो अपने आप को, और देखें हम आप ही के थ्रू पहुंच सकते हैं। ये जो आपका प्रोग्राम है, मैं हमेशा आप लोगों का बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है, इसीलिए मैं पार्टिसिपेट करता हूं और कभी मैंने इनकार नहीं किया, वक्त निकालता हूं। वजह उसकी ये है कि देखें अवेयरनेस और डिसिमिनेशन या उस बात को आगे बढ़ाने का जो मीडियम है, जो चीज रोल आप प्ले कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल सही है। अब हम लोग भी जो कर रहे हैं यहाँ पर, जिनको आपने इकट्ठा किया है, तो आखिर ये आवाज कहीं तो जाएगी ना। और अगर ये आवाज कहीं जाती है और किसी को ये बात महसूस होती है कि ये बड़ी मतलब कि मुफीद बात हो रही है या कोई रास्ता मशवरे की तरफ एक हल की तरफ रास्ता जा रहा है, ठीक है। आखिर में शॉर्टली शुएब साहब, अब मैं आपकी तरफ आऊंगा, क्लोजिंग रिमार्क्स आप क्या देंगे, क्या कहेंगे, शॉर्टली आपने बताना है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप टेक्निकल पॉइंट्स पे देखते हैं तो आपके जितने भी इंस्टीट्यूशन है इस वक्त, आपके 9-10 इदारे हैं, खुदा के लिए ये आपस में इंटीग्रेट हो जाएं, एक इंटीग्रेशन बनाएं, एक डैशबोर्ड बनाएं, पानी के रास्तों को क्लियर करवाएं, जो रास्ते इस वक्त रुके हुए हैं उनको फौरी तौर पे क्लियर करवाएं, रिचार्ज का और ड्रेनेज के निजाम को रीडिजाइन करें। देखिए टेक्निकल टर्म्स में बात करना मुझे भी आती है, लेकिन वो सारी की सारी टेक्निक, मेरा तो थीसिस पड़ा हुआ है कालाबाग डैम का, हर काम करके दिया, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये है। और सबसे बढ़कर खुदा के लिए इस मुल्क से मोहब्बत और इस मुल्क को तरजीह देना अपने पे शुरू कर दें। ये मुल्क रहेगा तो इनकी ये ठीक है, बहुत शुक्रिया। वतन को खुद पर तरजीह देनी चाहिए। और हमारे जो गेस्ट हैं आपने उनको सुना, जिस तरह शुएब साहब ने कहा कि हमें खुद से पहले अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। जावेद अली साहब जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद थे, साबिक डीजी माहौलियात हैं। नगमाना हाशमी जो कि साबिक सफ़ीर रही हैं, और बिल्कुल उन्होंने जिस तरीके कहा कि हमें अब सोचना होगा, हमारे रहनुमाओं को, हमारे हुक्मरानों को सोचना होगा, नस्लों को बचाना है, वरना नस्लें इसी तरह डूबती रहेंगी। आज हम डूब रहे हैं, कल कोई और डूबेगा, कल कोई और आएगा, फोटो सेशन करेगा और घर चला जाएगा, लेकिन गरीब वहीं पर रहेगा, उसका घर गिरा रहेगा सैलाब के अंदर, उनके जो इमलाक है उनको नुकसान भी पहुंचेगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हमें नासिर